नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग का बुलेटिन। और चलिए भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएफआई केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएफआई के 4 आरोपियों की पेशी की गई है। जुडिशियल रिमांड की तारीख 14 दिन एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। जेल में ही आरोपी रहेंगे। जज छुट्टी पर होने के कारण बिना दलील रिमांड पर रहने के आदेश हो गए हैं। 3 महीने के अंदर एटीएस चार्जशीट पेश कर सकती है इनको लेकर। मनोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए। मनोज, क्या जानकारी है, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सबसे पहले एनआईए और एटीएस ने जो छापेमार कार्रवाई की थी मध्य प्रदेश से इंदौर और उज्जैन से करीब 4 पीएफआई के लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ भी की थी और पूछताछ के बाद कई अहम सुराग लगे थे और उसके बाद एक साथ फिर एटीएस ने छापेमार कार्रवाई करके करीब 21 पीएफआई के सदस्यों को पकड़ने का काम किया था और यही कारण था कि रिमांड पूरी होने पे कोर्ट में पेश करने के बाद दोबारा रिमांड पे नहीं लिया था और कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भोपाल सेंट्रल जेल में 14 दिन के लिए इन चारों आरोपियों को भेज दिया था। आज इनकी जुडिशियल जो रिमांड थी वो खत्म हुई थी और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल जेल से ही कोर्ट में पेशी कराई गई। हालांकि कारण बताए गए उसके अनुसार जो है रिमांड अवधि को अभी फिलहाल फिर से 14 दिन के अंदर 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। यानी अभी पीएफआई के 4 सदस्यों को जिस तरीके से जमानत के लिए कहा जा रहा था उसमें किस तरीके की राहत नहीं मिली। उन्हें अभी 14 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी बात सामने निकल के आई कि पूरे मामले में तेजी से जांच कर रही एटीएस 3 महीने के अंदर इस पूरे केस में जो है वो पहली चार्जशीट जो है वो फाइल कर सकती है, जिसमें तमाम आरोप है। यूएपी एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया था, धारा 151 में जो बाकी सदस्यों को गिरफ्तार किया था, देश विरोधी गतिविधि संबंधित कई डाटा जो है वो बरामद किया गया था। तो कई अहम सबूत इस चार्जशीट में पेश जो है वो 3 महीने के अंदर जो है एटीएस कर सकती है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। और रीवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर गहरे कुएं में मासूम बच्ची गिर गई थी जिसकी मौत हो गई है। 2 साल की मासूम बच्ची गिर गई थी कुएं में। जानकारी लगते ही मौके पर प्रशासन पहुंचा। 4 घंटे के बाद कुएं से मासूम बच्ची का शव निकाला जा सका। त्योथर नगर परिषद की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बच्ची गिर गई थी यहाँ पर और 2 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। अर्पित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रीवा से, उनसे जानते हैं ये बच्ची कैसे गिरी। अर्पित, ये कितना चौड़ा कुआं था, कितना गहरा था, 4 घंटे का वक्त लग गया, बच्ची की मौत हो गई। जी बिल्कुल पुनीत, आपको बता दें ये त्योथर नगर परिषद की पूरी घटना है जहाँ पर एक बच्ची अपने घर के सामने चल रही थी। इसी दौरान घर से थोड़ी दूर एक कुआं था, उसमें जाकर गिर गई, उसमें उसकी मौत हो गई है। प्रशासन को जैसे ही घटना की जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचे प्रशासन ने पहले तो रेस्क्यू किया। उसके बाद उसमें रेस्क्यू में पहले तो जो कुएं का पानी है उसको निकालने की कोशिश की गई। कुछ देर तक बच्ची जिंदा भी रही, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद भी बच्चे की जान बचाई जाए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अर्पित। और खरगोन से बड़ी खबर यह है कि नमकीन के कारखाने पर प्रशासन ने छापे की कार्रवाई की है। एसडीएम के नेतृत्व में यह छापा मारा गया है। छापे के दौरान भारी मात्रा में पाम ऑयल मिला है, कई अमानक खाद्य सामग्री मिली है। नमकीन बनाने में घटिया सामान के इस्तेमाल की भी आशंका जताई गई है। कलेक्टर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। तो ये नमकीन के कारखाने पर प्रशासन ने छापा मारा है। एसडीएम की अगुवाई में ये कार्रवाई यहां पर की गई है और काफी मात्रा में यहां पर पाम ऑयल मिला है। पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था इस नमकीन को बनाने में। कलेक्टर के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है और अभी आशंका है, अभी जांच होगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई में इसमें घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था इसको तैयार करने में। हमारे साथ आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आशुतोष, देखिए त्योहारी सीजन है और जाहिर सी बात है कि त्योहारी सीजन में बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है, लोग काफ़ी खरीदी करते हैं खाने पीने की चीज़ों की भी, और ऐसे में ये छापे की कार्रवाई क्या कहा जाए इसको लेकर? क्या वाकई में कोई चीज़ें अमानक पाई गई हैं या अभी जांच के लिए भेजी गई हैं?
पुलिस को बताना चाहूंगा पूरा मामला इस सम्राट नमकीन भंडार है, कारखाना रहवासी में है और उसको लेकर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम जो है पूरे दलबल के साथ करीब 6 विभाग के टीम बना के पहुंचे थे और वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने जांच शुरू की तो घटिया नमकीन बनाया जा रहा था। और अभी जो प्रारंभिक रूप से जो जांच के दौरान बात सामने आ रही है कि पाम ऑयल का उपयोग किया जा रहा था, अमानक खाद्य वस्तुओं को तैयार किया था। जिस प्रकार से एसडीएम खुद ओम नारायण सिंह हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा ये नमकीन जो बनाया जा रहा है पूरी तरीके से घटिया है, नीचे सामग्री पड़ी हुई थी, तो उसकी पूरी जांच चल रही, सैंपलिंग की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है और भी कई विभागों से संबंधित वहां पर जांच की गई, जैसे नगर पालिका पॉलिथीन भी जब्त की गई है, नापतोल विभाग भी वहां पे जांच कर रहा है और लगातार प्रशासन के द्वारा जांच की कार्रवाई। हालांकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर घटिया तरीके से सामग्री बनाई जा रही थी, तो निश्चित ही खुलासा करने वाली बात है, देर रात तक जानकारी मिलेगी कितनी मात्रा में क्या सामग्री जब्त की गई है, लेकिन सैंपलिंग की कार्रवाई हो चुकी है। पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो त्योहार दीपावली का त्योहार है उसको लेकर ये अमानक जो विशेष रूप से नमकीन जो बनाया जा रहा था उसको बाजार में खपाने की तैयारी थी और प्रशासन ने विशेष रूप से कलेक्टर को सूचना मिली थी और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा ये निर्देश देने के बाद ये प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुनीत, बिल्कुल, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे ही जो है मिठाइयों की जांच भी की जाएगी जिला प्रशासन की तरफ से और खरगोन जिला प्रशासन से बाकी जिलों के प्रशासनिक मुखिया जो हैं वो भी सबक लें। वो भी त्योहारी सीजन आ गया है तो अब कार्रवाई कब अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि त्योहारी सीजन में ही तो जागते हैं हमारे यहाँ के खाद्य विभाग। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुजुर्ग महिला के पैर में घाव हुए हैं और घावों में इन्फेक्शन से उसके कीड़े भी लग गए हैं। महिला की उम्र 95 साल बताई जा रही है और इसके बाद अब गांव में ये अंधविश्वास फैल गया है कि देव का प्रकोप है और ये ऐसा मानकर अंधविश्वास फैल गया और कुरीति के चलते 2 दिन से पूरे गांव में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। घरों में भी लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। करवा चौथ पर गांव में कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। बुजुर्ग महिला के परिवार से ग्रामीणों ने दूरी बना ली है। डॉक्टर समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंच चुकी है। बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस से बाद में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। स्वास्थ्य विभाग के अमले ने गांव में चौपाल लगाई, लोगों को समझाया ये अंधविश्वास का मामला नहीं है बल्कि ये बीमारी है, ये समस्या हो गई है, इसका इलाज करना जरूरी है। समझाइश दी गई। ग्राम पंचायत खेड़ी सांवलीगढ़ का ये पूरा मामला है। ऋषु नायडू हमारे संवाददाता बैतूल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, त्योहार का वक्त और उसमें त्योहार नहीं मनाना अंधविश्वास के चलते, वैसे बैतूल से ऐसी खबरें नई नहीं हैं जागरूकता की कमी के चलते, क्योंकि अभी दीपावली का पर्व आएगा और उसके बाद जब दीपावली बीतेगी तो फिर वो बच्चों को एक गंदे से तालाब में उनको तैराने की घटना हर बार होती है, मन्नत के रूप में भले ही होती है। तो ये बैतूल से ऐसी खबरें सामने आती हैं और ये खबर तो बहुत हैरान करने वाली। जी हाँ पुनीत, जिस तरह से बैतूल के विषय में ये बातें काफ़ी आम हैं कि इस तरह की अंधविश्वास के मामले यहाँ पर अक्सर सामने आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पंचायत में, जिस खेड़ी सांवलीगढ़ ग्राम पंचायत का ये मामला है, वो बैतूल ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और यहाँ पर जो साक्षरता का स्तर है वो भी ठीक ठाक, जो कंपैरेटिवली दूसरे गांव हैं वहाँ से काफ़ी साक्षरता का स्तर ठीक ठाक है। उसके बावजूद एक 95 साल की महिला जिसके पैरों में घाव हो गए और वो लाचारी की वजह से चल नहीं पाती है, इसलिए वो ज़मीन में घिसट कर चल रही थी, जिसके कारण घाव थोड़े से ज़्यादा गहरे हो गए और उसमें इन्फेक्शन की वजह से कीड़े लग गए थे। ग्रामीणों ने जो सदियों से जो कुरीतियाँ चली आ रही है उसके अनुसार इस महिला को देव का मारा यानी भगवान का मारा घोषित कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि भगवान के प्रकोप के कारण महिला की ये हालत हुई है और लगभग 3 दिन तक पूरे गांव के मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं। इस स्थिति में जो घर में खाना पकाते हैं ग्रामीण, उसमें किसी भी तरह का छौंका नहीं लगाते हैं। जो पीड़ित परिवार है, जो जिस घर में मरीज होता है, उनके घर के इर्द गिर्द कोई नहीं जाता है, उनके घर में उन्हें बंद कर दिया जाता मरीज को। जब ये सारी खबरें स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची
तो पहली बार ऐसा हुआ है कि समय रहते स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला गांव पहुंच गया। उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी है। जो पीड़ित महिला है, 95 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला है, उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया और डॉक्टर्स का ये कहना है कि इलाज के बाद वो ठीक हो सकती है। ग्रामीणों को काफी हद तक समझाइश दी गई है चौपाल लगाकर कि इस तरह की कुरीतियां ना फैलाएं और जो है स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ऋषु। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर, नागदा रेलवे स्टेशन पर यात्री की जान बचाई गई। जवान यहां पर जो मौजूद था उसकी मुस्तैदी से यात्री की जान बच गई। ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसला यात्री का, बैलेंस बिगड़ा और गिर गया यात्री। ट्रेन के गेट पर ही नीचे गिर गया था, फंस गया था और अगर थोड़ी और दूर जाता तो बहुत बड़ा हादसा पेश आता, लेकिन जवान ने दौड़कर इस यात्री को खींच लिया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है, तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, अक्सर ऐसे सीसीटीवी जब सामने आते हैं तो ये बताते हैं कि कैसे जल्दबाजी कितनी भारी पड़ सकती है, जान पर लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। और अगर यहां पर भी इस मामले में भी देखें तो अगर जवान सजग न होता तो एक व्यक्ति की जान चली जाती। बिल्कुल पुनीत, देखिए कई बार इस तरह के तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जब यात्री की लापरवाही के कारण कोई बड़ी घटना घट जाती है। और इसी तरीके का नजारा कुछ उज्जैन के नागदा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला जब दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई। यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और अनबैलेंस वो हो गया, उसका पैर फिसल गया और ट्रेन की चपेट में वो आ पाता। इससे पहले जो सुरक्षा जवान था उन्होंने इस व्यक्ति की जान बचाई। लेकिन ये पूरे का पूरा वीडियो जब सामने आया तो ये देखकर वाकई में रोंगटे खड़ा कर देता है किस तरीके से लोग लापरवाही करते हैं, क्योंकि न्यूज 18 भी लगातार लोगों से अपील करता है कि इस तरह की लापरवाही या ऐसा जोखिम ना उठाएं। लेकिन ये वीडियो बताता है कि कैसे जवान ने जो है यात्री की जान बचाने का काम किया। ये पूरा का पूरा मामला नागदा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 का है और जो सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो सामने निकल कर आया वो बता रहा है कि कैसे एक व्यक्ति की पहल के कारण, मुस्तैदी के कारण जो है ये बड़ी घटना घटने से बच गई। बिल्कुल, बड़ी घटना होने से बच गई और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख भी रहे हैं। शुक्रिया आपका अनुराग। इस तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि ये यात्री जब चढ़ता है तो वहां गेट पे अक्सर ये होता भी है और हादसे इसलिए भी होते हैं, हालांकि दौड़कर तो चढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे यात्री गेट पर ही खड़े हो जाते हैं, लटक जाते हैं और फिर हादसे, कई बार वो यात्री खुद भी गिर जाते हैं, तो ये भी हादसों का सबब बनता है। बहुत शुक्रिया अनुराग। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिशप पीसी सिंह के बैंक खातों और एफडी ने 10.5 करोड़ की संपत्ति उगली है, यानी 10.5 करोड़ रुपए मिले हैं इनके बैंक खातों से। बिशप और उनके परिवार के खातों में 6.5 करोड़ की रकम मिली। बिशप ने धार्मिक संस्थानों में 6 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। क्राइस्ट चर्च स्कूल की राशि से 60 लाख रुपए की वसूली भी देखी गई। 30 लाख रुपए की एसयूवी गाड़ी खरीदी जिसे खुद वो इस्तेमाल करता था। कुल 24 खातों ने 10 करोड़ से ज्यादा की रकम उगली। और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि एमपीईबी के कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। शक्ति भवन को इन्होंने घेरा। इनकी मांग जो है इसको लेकर हजारों कर्मचारी लामबंद हुए हैं। कई सालों से ये मांग कर रहे हैं, समय समय पर आंदोलन इसको लेकर ये करते भी आए। कई सारी मांगे हैं इनकी दरअसल, और इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं एमपीईबी के कर्मचारी। पवन पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि इन लोगों की मांग क्या है जो सालों से लंबित है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इनको प्रदर्शन बार बार करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सुमित, इनकी सबसे पहली मांग जो है वो है इनकी संविलियन की। जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका संविलियन किया जाए, नियमित कर्मचारी उन्हें बनाया जाए।
दूसरी इनकी महत्वपूर्ण मांग है कि इन्हें जो नियमितीकरण किया जाए, जो संविदा कर्मचारी उनका नियमितीकरण किया जाए ताकि उन्हें भी वो सुविधाएं मिल सके जो बाकी कर्मचारी और अधिकारियों को मिलती हैं। इन्हीं मांगों को लेकर पहले भी कई बार इस तरह के आंदोलन हुए हैं और अब दीपावली के पहले जबकि कई ऐसे संगठन भी हैं, कर्मचारी संगठन जो नए बने हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उनका नियमितीकरण हो, आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन किया जाए। और यदि ये मांग पूरी नहीं होती है तो इस बार उन्होंने कर्मचारी संगठनों ने दीपावली के पहले उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और साथ ही साथ ये उग्र आंदोलन की चेतावनी, अगर बिजली कर्मचारी आंदोलन की चेतावनी देते हैं और वो भी दीपावली के पहले, तो थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है क्योंकि रोशनी का त्योहार है। कर्मचारी कहीं ऐसी कोई चेतावनी तो नहीं दे रहे हैं कि वो काम नहीं करेंगे, या क्योंकि रोशनी के त्योहार में रोशनी होना जरूरी है और इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत ये सब हो सकता है। बिल्कुल, ये इन्हीं कर्मचारियों से दीपावली पर रोशनी बरकरार रह सकती है, लोगों के घरों में उजाला बरकरार रह सकता है। फिलहाल उन्होंने अपने आंदोलन का रुख नहीं बताया कि किस तरह का आंदोलन करेंगे, क्या रूप लेगा आंदोलन, लेकिन ये जरूर उन्होंने ऐलान किया है कि यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो दीपावली पर आंदोलन किया जाएगा और पूरे कर्मचारी संगठन मिलकर इस आंदोलन में शामिल। चलिए, मिलकर शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बात ग्वालियर की करते हैं। बड़ी खबर, यहां पर रैली में हथियार लहराए गए, शस्त्र लहराए गए, बंदूकें लहराई गई हैं, दुनाली लहराई गई है। दशहरा मिलन समारोह जो था, इसमें यह रैली निकाली गई और क्षत्रिय महासभा के समर्थकों ने यह रैली निकाली थी और इसमें ये शस्त्र लहराए गए। देख लीजिए आप, दुनाली हर तरफ। वैसे ग्वालियर चंबल अंचल में माना जाता है कि हर घर में बंदूक होती ही है या बड़ी संख्या में लोग बंदूक रखते हैं और ये परमिशन नहीं थी। दशहरा मिलन समारोह के नाम पर यह सब कुछ किया गया। वीडियो अब इसका वायरल हो रहा है। रायपुर से एक बड़ी खबर, राजधानी में 2 शव मिले हैं और इससे सनसनी फैल गई है। तिल्दा थाना क्षेत्र में एक युवक की अध जली लाश बरामद हुई है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक हत्या की आशंका बनी है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। हालांकि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इधर बूढ़ा तालाब से भी यहां खबर आई कि एक तैरती लाश मिली है और डूबकर मृत्यु हुई है। ये तो साफ है, लेकिन क्या ये हत्या है या खुदकुशी है या फिर हादसा है, ये सब जांच करने में पुलिस जुटी। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, एक ही दिन में 2 शवों का मिलना, एक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, अध जली स्थिति में मिला है, जाहिर सी बात है कि हत्या की आशंका बलवती होगी। दूसरा शव भी नदी में मिला, तैरता हुआ मिला, तो यहां पर भी सवाल उठ जाते हैं कि यह हादसा है, हत्या है या आत्महत्या है। जी, आपने देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, शंका बिल्कुल इसी तरह की जाहिर की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र है उसमें एक अजली लाश मिली है, युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तिल्दा पुलिस एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर गए थे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्योंकि अजली लाश मिली हुई है और जिस तरह से जो शव मिला है, तो ये शंका है कि हत्या करके लाश को जलाने, साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया होगा। और दूसरी घटना जो है पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के बूढ़ा तालाब की है। वहां पर एक व्यक्ति की तैरती हुई लाश मिली थी बूढ़ा तालाब में और अभी जो पुलिस के विवेचना में ये बात सामने आए हैं कि एक भिक्षावृत्ति करने वाला व्यक्ति है, तो संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कि वो गिरा होगा और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अभी जो किसी तरह से जो बूढ़ा तालाब के जो में जो शव तैरता हुआ मिला है उसमें हत्या की बात नहीं आ रही है, लेकिन तिल्दा जो थाना क्षेत्र में है वहां पर जो युवक की लाश मिली है उसमें हत्या की आशंका व्यक्त कर रही है। पुलिस एफएसएल की टीम तमाम जांच कर रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि एक ही दिन में 2 इस तरह से शव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। सुकमा से बड़ी खबर, नक्सल मामले पर एक बड़ी बैठक जिला मुख्यालय में हुई है। सीआरपीएफ के डीजी एसएल थाउसे ने यह बैठक ली है। बैठक में छत्तीसगढ़ के डीजी अशोक जुनेजा भी शामिल हुए।
बीजापुर, सुकमा और सीआरपीएफ के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे हैं। बैठक में नक्सल उन्मूलन पर विस्तार से चर्चा हुई है। सत्यनारायण चांडक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सत्यनारायण, हाल ही में नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ को मिली है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा रही। ये रांची या झारखंड कहें कि वहां पर एक बड़ा क्षेत्र नक्सलियों के कब्जे से आजाद करा लिया गया। अब क्या यहीं या छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई रणनीति बनाई जा रही है? जी, आपको बता दूं कि हाल ही में जो है जिले में संचालित नक्सल उन्मूलन को लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है कॉन्फ्रेंस में सुकमा पुलिस की तारीफ की थी, जिसके बाद जो है अभी सीआरपीएफ डीजी जो है थाउजेंड वो सुकमा दौरे पे पहुंचे थे। उनका ये पहला दौरा था। वो लगातार 2 दिन से जो है जिले के अलग अलग कैंपों के दौरे में थे और खास करके जो हनुमागुंडा और पोटकपल्ली कैंप है, जो घोर नक्सल प्रभावित स्थित वहाँ कैंप है, वहाँ पर रात्रि विश्राम किया, जवानों का हौसला अफजाई किया। और आज जिला मुख्यालय में डीजी छत्तीसगढ़ जो अशोक जुनेजा और डीजी जो सीआरपीएफ की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें बीजापुर और सुकमा जिले के अधिकारी वहाँ बैठक में शामिल हुए और खास करके माओवादियों के खिलाफ में जो है आगामी दिनों में किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाए और खास करके जो है कैंप और सड़क के निर्माण को लेकर जो उस पर फोकस किया गया, क्योंकि जिन इलाकों में कैंप खुले उन इलाकों में जो है शांति बहाल हुई है, उन इलाकों में सड़कें पहुंची है। ठीक है। इसीलिए ये और नई रणनीति, जाहिर सी बात है ये साझा करने वाली रणनीतियां तो होती नहीं है, लेकिन काम इसी पर चल रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सत्यनारायण। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रही है। सभी बड़े नेता मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौजूद हैं। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी बैठक चल रही है। रणनीति कैसे आने वाले चुनाव में और कौन कौन से मुद्दे अभी उठाए जाएं, सरकार को कैसे घेरा जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।